I hope you have enjoyed your journey with me, starting from the first class till last one. And I just pray that everybody attending the classes should pass and I mean Allah guide you to the right direction in every sort of things you are doing. I would be just revising every topic and guiding you in a way. What are the important topics? First, I would guide you on to that. What are the important topics that you would definitely revise and you won't miss it? And you will just visualize that how much confidence you have as far as the topics are concerned, the details of the topics are concerned. When you would be revising, you just consider one thing that you are focusing on your syllabus because what is given in the syllabus would definitely be considered. Secondly, since you don't have book, you know very well, you don't have any particularly a book from where you can have questions. तो आपका जो जिस तरह हमने पढ़ा है, नोट्स हैं आपके पास, टेस्ट हैं आपके पास, नोट सेट की शक्ल में है, टेस्ट आपके पास हैं, उसके सोल्यूशन आपके पास है। जैसे कि आज मैं आपको सारा जब रिवाइज करा दूंगी, तो आज मेरे पास लास्ट आपके लिए टेस्ट है, वो आप करेंगे मेरे साथ और मैं आपको कुछ चीजें इसमें से डिस्कस भी करूंगी, राइट? कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डिफरेंट लोगों ने कुछ सवाल पूछे इस वीक में, सिंस दे न्यू इट्स द लास्ट क्लास। तो मैं उनके सवालों के जवाब मैंने उन्हें कहा था कि आपको मैं क्लास में दूंगी, इस तरह आपको मुश्किल होगा समझना, और हो सकता है कि जो सवाल वो लोग पूछ रहे हैं वो आपके भी जहन में हो या किसी को हेल्प कर सकते हो। तो मैं वो अभी क्वेश्चन भी आपको बताती हूँ क्या थे और उसका आंसर भी। अच्छा, इसके बाद जी आप कह रही हैं ओएल लेवल 2 में पढ़ा सकती हूँ मैं आपको। देखो असल में सब्जेक्ट्स आपके मेरे साथ जो मैच कर सकते हैं मैं तभी आपको पढ़ा सकती हूँ ना, ठीक है? मेरे सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मोस्टली होते हैं, या जैसे मैं आइट्स पढ़ाती हूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्ट राइटिंग हो गई ये, और बिजनेस मैनेजमेंट हो गई, ये वाले सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ। तो और दूसरी बात ये है कि मैं चूंकि बिजी होती हूँ, वी डोंट हैव एनी आइडिया वेदर the classes would be there physically or some of the part of the classes would continue online, या ऑप्शन दे दी जाएगी। ये भी हो सकता है इंस्टीट्यूट ऑप्शन दे दें कि बच्चे जो हैं ऑनलाइन आना चाहते हैं फिजिकल, ऐसा भी हो सकता है इन डेज टू कम। इट्स नॉट क्लियर, स्टिल नॉट क्लियर। तो उसके मुताबिक देखूंगी मैं कि अगर कोई टॉपिक सब्जेक्ट मैच करता है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो अदरवाइज फिजिकली जो है वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए आना, बिकॉज मैं बिजी होती हूँ बहुत ज्यादा। तो हम बात कर रहे थे कि आपका जो, अब हम एक जैसे कहते हैं ना एक बर्ड्स आई व्यू हर चीज का लेते हैं कि हमें रिवाइज करना है तो कैसे करना है, ठीक है? हमें क्या चीज जो है वो करनी है। सबसे पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप कॉपी पेंसिल भी पकड़ लो, यू कैन जस्ट डू राइट इट डाउन, कि इसके अंदर से आपको सवाल सब आ जाएंगे इंशाल्लाह। जहां तक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे आज मेरे पास जो क्वेश्चन है, दे आर 35 क्वेश्चंस, जिसके लिए मैं चाहूंगी कि टाइम निकल आए और वो आप मेरे साथ करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये जो आपको क्वेश्चन में दूंगी, दे आर नॉट ईदर फ्रॉम 1000 BC क्वेश्चन, और जो आई कैप की बुक के हैं क्वेश्चन वहां से नहीं है, और ना ही मेरा ख्याल है आपको किसी भी साइट पे मिलेंगे। तो मैं आपको ये सवाल जो है थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ साथ आपकी कुछ पार्ट्स की वो जो अभी तक हमने नहीं किए थे उसकी रिवीजन हो जाएगी। एक जरूरी बात आपको बताऊंगी, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे हम लोगों ने रिवीजन की तो वी वर एबल टू डू मेनी टॉपिक्स, इसमें एक इंटरव्यू का टॉपिक रह गया था, मैं आपको उसके लिए गाइड कर दूंगी अभी, क्योंकि वो हमने एंड में पढ़ा था। एंड आई बिलीव के लोग जो हैं स्टूडेंट जिन्होंने फिजिकल से दोबारा मूव किया था, तो वो भी उससे यकीनन क्लासेस उन्होंने अटेंड की हुई हैं और उसके नोट्स भी वहां पढ़े। इसके अलावा कुछ डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स है, जैसे 3x3 आपका राइटिंग का पैटर्न बताया गया था, फिर आपको राइटिंग प्रोसेस जिसे आप कहते हो 3x3 राइटिंग प्रोसेस है, या कॉन्वर्सेशनल कंट्रोल क्या है, इस तरह के टॉपिक्स आपको, या कॉनोटेशन डेनोटेशन क्या होता है,
इस तरह के टॉपिक्स एंड में आपको नोट्स के अंदर है। और अगर आपको कोई नोट्स मिसिंग लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको आपको शेयर कर लूँगी, चेक कर लूँगी कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मिसिंग है। ठीक है जी? तो टॉपिक्स की जहाँ तक बात करेंगे, अब आपको फ़ायदा कोई नहीं है स्क्रीन पे देखने का। आप कॉपी पेंसिल आपके पास है तो यू कैन राइट इट डाउन कि सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है हर्टा मर्फी की बुक के अंदर। और हर्टा मर्फी की जो बुक है उसके अंदर उन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट को भी शामिल किया है, स्टिमुलाई को भी किया हुआ है, स्टिमुलस जिसे मैं कहती हूँ, और इसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है? तो अब आपका यानी ये मैं बता रही हूँ आपको कि कम्युनिकेशन, और एक और उन्होंने बड़ा स्टार्ट में लिखा है कि कम्युनिकेशन जो है वो लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये भी हर्टा मर्फी का जो है वो कॉन्सेप्ट है। और उसने जो कंपोनेंट्स दिए हैं वो कॉन्टेक्स्ट दिया है, सेंडर एंड कोडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, डिकोडर एंड फीडबैक। ठीक है? तो अगर कोई उसको इस्तेमाल करता है, यूज करता है, तो वो आपको यानी एग्जामिनर इसको इस्तेमाल करता है तो वो आपको इसमें से जरूर करेगा, बताएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें एक वर्ड सिंबल भी आपको सिखाया था, इसका जिक्र जरूर आता है। सिंबल कैन बी अ वर्ड, एनी साइन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो उसको आप इस्तेमाल करते हो एनकोडिंग में। और एनकोडिंग प्रोसेस क्या है, जब आप मैसेज को अपनी रिड्यूस करके, यानी दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होता है, आप रिड्यूस करके एक बना लेते हो, एक मैसेज बनाते हो, और वो एनकोडिंग उसे कहते हैं, और डिकोडर उसको खोलता है। फिर कम्युनिकेशन के अंदर आपने बहुत सारे बैरियर्स जो पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरियर्स के ऊपर आपको फिल्टरिंग, डिस्टॉर्शन, नॉइज, नॉइज की सारी टाइप्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर आपका नहीं हो सकता कि पेपर में कभी वो इंक्लूड ना करें। ठीक है? ये बैरियर्स की बात आ गई। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो होती है, जिसमें आपने डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें हायरार्की, आपने चेन ऑफ कमांड सीखा, आपकी हायरार्की क्या है, रैंक सिस्टम क्या है, और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, ये आपने देखा। इसमें लीडरशिप जब होती है ऑटोक्रेटिक, तो कैसी कम्युनिकेशन होती है, डेमोक्रेसी में कैसी होती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स क्या हैं, सबऑर्डिनेट फील करते हैं। और इसके बाद फिर आपने दूसरा जो एक इसका ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट देखा, वो था फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है? आप इसको नोट करें। और उसके उस पर आपको यानी सिनेरियो भी बना के दे सकता है। और ये भी आपको पता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कभी आप स्टॉप नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन आप मैनेज कर सकते हो थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप सबको खबर देंगे तो ग्रेप वाइन जो है उसके अंदर नेगेटिव इफेक्ट उसके जो होते हैं, जैसे रूमर्स फैल जाते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का एक और एस्पेक्ट आपको सिर्फ इसलिए पढ़ लेना है कि वो सीए की बुक में है, लेकिन आपके सिलेबस में यानी जो हर्टा मर्फी की बुक है उसके अंदर नहीं है ये। उसके अंदर आपके पास कम्युनिकेशन के जो आपने पढ़ा चेन नेटवर्क है, जो आपने व्हील नेटवर्क है, ठीक है, ऑल चैनल नेटवर्क है जिसे स्टार पैटर्न कहते हैं। इसके ऊपर आपने इसलिए पढ़ लेना है कि ये सीए की बुक में है, तो आपको अगर वहां से कोई सेट करता है सवाल तो आपको आ जाए। ठीक हो गया? फिर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन के अंदर, एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंदर जेस्चर और पोस्चर में क्या फर्क है, आई कांटेक्ट क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, वो आपने इसमें ध्यान से याद करना है। और वर्बल के अंदर ओरल और रिटन, यानी वर्बल इज विद वर्ड्स ना, ओरल और रिटन में कंपैरिजन कि ओरल के क्या फायदे हैं या क्या फीचर्स हैं, और जो आपके रिटन है उसके फीचर्स क्या हैं, इस पर आपको सवाल आएगा। अब आगे चलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे आपको सवाल। इस पे तो आप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लें। उसमें आपके पर्पसेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे कि आपके सिलेबस आउटलाइन आपके सामने खुला हुआ है, इसके नीचे आगे लिखा हुआ है पर्पसेस, एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इसके यूनिवर्सल्स। इस पर आपको लाजमी सवाल आएगा। ठीक है जी? ये आप ध्यान से इसको याद कीजिए।
इसके बाद आपको वैसे एक स्टूडेंट ने अभी सवाल पूछा था, मुझे नहीं मालूम कि वो अभी तक मैंने उसे पूछा है कि क्या आप यानी BCRW के स्टूडेंट हो, तो अभी उसकी तरफ से जवाब नहीं मुझे आया, लेकिन कंफ्यूजन कुछ अगर बच्चों को है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का आपकी बुक में, आपके सिलेबस में जिक्र नहीं है, सीए की बुक में है, इसलिए मैंने आपको गाइड कर दिया था। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ, जिसे मोनोलॉग कहते हैं, और जबकि इंटरपर्सनल जो है वो डायलॉग है, ठीक है, और इंट्रापर्सनल सेल्फ टॉक होती है। हाँ, उसमें इम्पर्सनल, इन तीनों का आईसीएमए की जो रेफरेंस बुक है उसमें जिक्र जरूर है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन जिसे मैस कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें आप लोगों को नहीं जानते पर्सनल लेवल पर, ठीक है, ये इसमें फर्क है। और फिर एक टॉपिक सेपरेटली अक्सर उस पर सवाल पूछा जाता है, परसेप्शन का टॉपिक। सेल्फ परसेप्शन क्या है, परसेप्शन की डेफिनेशन, और एथिक्स क्या है, ये आप नोट कर लो। एथिक्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, ठीक है, आपके रूल्स, आपकी वैल्यूज, वो सारा कुछ एथिक्स में आता है। इस पर वैसे ही सवाल पूछ लिया जाता है। फिर आपने मीडिया रिचनेस का इंफॉर्मेशन लेनी है कि मीडिया रिचनेस क्या है, वैल्यू ऑफ अ मीडियम इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। और रूटीन मैसेजेस में आपको मीडिया रिचनेस लो चाहिए, नॉन रूटीन स्पेशल मैसेजेस में मीडिया रिचनेस हाई चाहिए, ठीक है। और फेस टू फेस जो है रिचेस्ट मीडियम है, और जो वैसे जैसे ब्रोशर है, फ्लायर है, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये वाले जो हैं ये सबसे कम मीडियम होता है, इसे लीनर मीडिया कहते हैं, वो होता है। फिर बच्चों एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप सारी चीजें छोड़ दो अगर, तो वो नहीं छोड़ना, वो है लिसनिंग का। आपको लिसनिंग पे सवाल आएगा। हमने हर तरह से पढ़ लिया है लिसनिंग और हियरिंग में फर्क क्या होता है, लिसनिंग की टाइप्स कौन सी हैं, अच्छे लिसनर की क्वालिटीज क्या हैं, लिसनिंग के बैरियर्स क्या हैं, और इसमें एम्फैटिक लिसनिंग जिसे एम्पैथिक कहते हो, किसी को फील करना, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनिंग, कंटेंट लिसनिंग, या जिसे पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप कंप्लीट करते हो, इंफॉर्मेशनल आप लिसनिंग करते हो, वो आपके पास है। तो ये सारी टाइप्स जो हैं लिसनिंग के ऊपर, हर तरह से जहां जहां भी आपका नोट्स के अंदर तो ऑलमोस्ट मैंने सारा दे दिया आपको, आप वहां से रिवाइज करोगे, ठीक है। तो ये एक जिसे आप कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लिसनिंग और हियरिंग में मैंने आपको जो आईसीएमए की बुक के हवाले से डेफिनेशन लिखी थी कि लिसनिंग जो है, हियरिंग इज जस्ट रिसीविंग स्टिमुलस, आपको सिर्फ आवाज आती है, लेकिन जो आपकी लिसनिंग है वो टेकिंग नोट ऑफ इट, यानी आपका ब्रेन उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे आप कहते हो, फुली फोकस्ड होके सुनते हो, ठीक है। और लिसनिंग के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है, यानी हम जिस वक्त सुन रहे हैं, सेंडिंग करते हुए रिसीविंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है, ये भी हमने इसमें देखा था। और इसी तरह ही आप सेंडिंग के वक्त रिसीविंग और रिसीविंग के वक्त सेंडिंग कर रहे होते हो। फिर आपके पास आ जाता है अगला टॉपिक है बिजनेस मैसेजेस का, जिसमें आपने तीन चीजों में फर्क लाजमी आपसे एग्जामिनर पूछता है, डिफरेंस अमंग लेटर, मेमो एंड रिपोर्ट। अगर आप मेमो इंटरनल है, और ये टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट की इसकी फॉर्मेट है, लेटर बहुत फॉर्मल है, फिर लेटर के तमाम पार्ट्स उसका आपको पता होना चाहिए कि लेटर हेड क्या होता है, इनसाइड एड्रेस किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, सैल्यूटेशन किसे कहते हैं, कौन से ऑप्शनल पार्ट्स हैं, कौन से एसेंशियल पार्ट्स हैं, ये आपको लेटर में पता होना चाहिए। और लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है यूजुअली आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन लोगों को लिखा जाता है। फिर थर्ड आ गया रिपोर्ट। रिपोर्ट जो है वो एक डिफरेंट स्टोरी है वैसे, लेकिन रिपोर्ट जो है वो एक, जब लेटर के अंदर आपका मटेरियल बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप 2 पेजेस से ऊपर चला जाए तो आप रिपोर्ट की शक्ल दे देते हो, और उसमें जितना सपोर्टिंग मटेरियल होता है वो आप उसकी अपेंडिक्स में रख देते हो, अपेंडिसेस जिसे कहते हो, ठीक है। तो ये बात, और सर्कुलर जो होता है वो उसका क्या फर्क है कि सर्कुलर जो है वो वेदर इंटरनल जाए या एक्सटर्नल जाए, it is the same message circulated to many people, multiple people,
और यूजुअली इसके अंदर इनसाइड एड्रेस नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी आउटसाइडर को भेज रहे हो तो फिर आपको करना होता है सर्कुलर में, अदरवाइज इंडिविजुअली जब किस सबको जाता है, तो अदरवाइज इसके अंदर इनसाइड एड्रेस यानी रिसीवर का एड्रेस नहीं होता। इसके बाद आपने ऑल लेटर्स की टाइप्स, जिसमें कलेक्शन लेटर क्या है, आपका जो आपका जो है सेल्स लेटर क्या है, इंक्वायरी क्या है, एक्नॉलेजमेंट क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, कवर लेटर क्या है, ट्रांसमिटर लेटर क्या है, ये सारे के सारे लेटर्स का आपको पता होना चाहिए वो क्या करते हैं। फिर एक लेटर का कहीं ना कहीं जिक्र आता है सेल्स लेटर, डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन लेटर। जो सेल्स लेटर होता है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, आप पहली दफा किसी को लिखते हो कि हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, जैसे मार्केटिंग करते हो। जो सेल प्रमोशन लेटर होते हैं वो सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए आपको ना कोई ऑफर्स आप उसको दे रहे होते हो, तो उसे आप सेल प्रमोशन लेटर कहते हैं। ठीक हो गया, ये आपको बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद आपको लेटर्स के ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स पे सवाल आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान का मतलब है कि हाउ वुड यू ऑर्गेनाइज अ लेटर। उसके लिए आपके पास डायरेक्ट प्लान, इनडायरेक्ट प्लान, जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव कहते हो, और एक परसुएसिव प्लान। आपको फर्क क्या है कि जो इनडायरेक्ट प्लान होता है वो ज्यादातर बैड न्यूज मैसेज का है, बफर से शुरू होता है, ठीक है। डायरेक्ट प्लान जो है मेन न्यूज पहले दे देते हो, और जो आपने परसुएसिव मैसेजेस हैं जिसमें सेल्स लेटर हो गए, आपकी जॉब एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, उसके लिए आइडा प्लान हम फॉलो करते हैं, आइडा फॉर्मूला। ये बड़ी बहुत प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके सिलेबस के। उसके बाद आपके पास रिपोर्ट अगर आती है, जैसे रिपोर्ट की बात हम कर रहे थे, उसकी तमाम टाइप्स, उसमें आपको पूछेगा आपसे ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, और पीरियोडिक रिपोर्ट्स, यानी जितनी रिपोर्ट्स के नाम हैं उनकी डेफिनेशन आप याद करोगे। फिर आपको रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा आपने याद रखना है वो है डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट। आपको मैंने ये बताया था, एनालिटिकल के अंदर recommendations होती हैं, जबकि दूसरी जो रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर recommendation नहीं होती। और आपने पूरी रिपोर्ट लिखनी सीखी भी है, और आपके पास रिपोर्ट के स्पेसिमेन पड़े हैं। आपको जैसे सिनेरियो आएगा सारे लेकर उसके जो कहते हैं ना आप हेडिंग्स, तो कोशिश कीजिए कि आप हेडिंग्स को यूज करें, लेकिन आप सवाल देख लीजिएगा कि उसमें क्या एनालिसिस मांगता भी है कि नहीं, या सिर्फ आपकी रिपोर्ट जो है वो एक, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने आपको रिपोर्ट्स जब दिखाई, आपके पास रिपोर्ट्स का जो पीडीएफ पड़ा है उसके अंदर रिपोर्ट्स में एक रिपोर्ट हार्टा मर्फी की बुक की भी मैंने पेस्ट की हुई है, जिसमें वो 3 एप्लीकेंट्स हैं जिसकी वो ले लेता है, इंटरव्यू वगैरह ले लेता है, और उनका टेस्ट भी लेता है रिटर्न, और उसके बाद उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाता है। अब जाहिर बात है कि उस रिपोर्ट में मेथड तो उसने लिखना है कि जी मैंने इंटरव्यू भी ले लिया है, मैंने उनके टेस्ट भी ले लिए हैं, वो भी टेस्ट मैंने आपको स्कोर ये वाले हैं, और लेकिन उसने जो उस पे लिखना है वो उसके टॉपिक्स होंगे कि जी वो उनकी एफिशिएंसी चेक कर रहा है या उनकी रेगुलर आना चेक कर रहा है, वो उस पे एक रिपोर्ट बनी है। आपको टाइम अगर निकले तो आप जरूर देख लेना रिपोर्ट वाले पीडीएफ के अंदर, वो आपको जहाँ कॉलम कॉलम लिखे नजर आएंगे, और वहां पे एक टेलर पोजीशन के लिए एक आई है। मेरा कहने का मतलब है कि रिपोर्ट जो है वो आप चेंज भी कर सकते हो, ग्राफ और चार्ट भी लगा सकते हो कि मैंने एनालिसिस किया, इतने लोग इसके ऊपर आ रहे हैं, इतने लोग, या हमारी सेल डिक्लाइन की है। अच्छा, एक जरूरी बात आपको बताऊं, वैसे तो आप जो कि कंप्यूटर बेस्ड करोगे तो आपके लिए ग्राफ जो है मुश्किल होगा। आप यूं कर सकते हैं कि अगर आप डालना चाहते हो तो एक बीच में लिखें एक छोटे से बॉक्स को लेके ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर सिर्फ लफ्ज ग्राफ लिख दीजिए, एक्सप्लेनिंग दिस, यानी मैं आप उसकी बात कर रही हूँ रिपोर्ट जो आपने लिखनी होगी। लेकिन इतना खैर लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 मार्क्स की रिपोर्ट है आपकी, तो आपने स्टार्ट और एंड और हर पार्ट का जो आपको रिपोर्ट बना के दी है वो याद कर लेना। ठीक हो गया। फिर रिपोर्ट के हवाले से आपको सवाल आएगा लॉन्ग रिपोर्ट के पार्ट्स का, जिसमें मैंने आपको प्रीफेटरी पार्ट्स सिखाए हैं। उसमें सबसे ज्यादा एग्जेक्टिव समरी के बारे में पूछा जाता है,
जो कि मोस्ट रेड पेज है, एग्जेक्टिव समरी प्रीफेटरी पार्ट्स का हिस्सा है, और ज्यादा या फिर पूछा जाता है इसके अंदर, वो आपने पता है कि वो जो कवरेज देता है रिपोर्ट को, कि पूरी रेफरेंस भी देता है किसने मुझे कहा था रिपोर्ट लिखने को, ठीक है, तो वो आपका प्रीफेटरी यानी शुरू के हिस्सों में आता है। और फिर सप्लीमेंट्री पार्ट्स के नाम आपको आने चाहिए, इंडेक्स में, ग्लोसरी में, बिब्लियोग्राफी, ये क्या चीजें हैं ये, और अपेंडिक्स क्या होती है, ये आपने उसमें सारा जो है अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। तो ये रिपोर्ट का पार्ट हो गया। प्रपोजल और रिपोर्ट के हवाले से आपको याद होगा मैंने आपको पेस्ट एनालिसिस एंड स्वोट एनालिसिस सिखाया था, वो मैंने नोट्स में एंड में कहीं दिया है, वो नोट कर लो, उसका आपको मतलब पता होना चाहिए ये एक्रोनिम्स क्या है। फिर आपको प्रपोजल के बारे में, प्रपोजल जो है वो बिजनेस प्रपोजल होते हैं, और वो किसी रिक्वेस्ट, आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अगेंस्ट आप लिखते हो, बिडिंग होती है जिस तरह, और प्रपोजल जो है वो सोलिसिटेड अनसोलिसिटेड होती है। आपको मैंने ये टर्म वैसे भी सिखाई थी, सोलिसिटेड टर्म, के सोलिसिटेड जो किसी के रिस्पॉन्स में आप करते हो, यानी आपने किसी ने कहा है आपको मैसेज देने को तो आपने उसके जवाब में दिया, उसे आप सोलिसिटेड कहते हो। और जब आपको नहीं कहा गया और आप खुद से दे देते हो, जिस तरह सीवी अपना खुद से भेज दोगे या प्रपोजल खुद ही दोगे, तो उसे हम अनसोलिसिटेड कहते हैं, ठीक है, जिस तरह वॉलंटरी रिपोर्ट्स होती है। तो जब भी कोई चीज अनसोलिसिटेड होती है ना, नॉट डिमांडेड, उस पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ताकि आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सके कि वो आपकी बात सुने और उसकी वर्थ को महसूस कर सके कि ये बहुत वैल्यूएबल चीज है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है मीटिंग। आपको मीटिंग की टाइप्स पता होनी चाहिए, मीटिंग की डेफिनेशन, ये आपकी ग्रुप कम्युनिकेशन है ना, जो ग्रुप डिस्कशन, उसका एक हिस्सा है मीटिंग। मीटिंग की डेफिनेशन आपको आई, सेमिनार की डेफिनेशन, कॉन्फ्रेंस की डेफिनेशन, बस ये याद कर लोगे। मीटिंग के लेकिन डिटेल थोड़ी सी आपको देखनी है कि मीटिंग की टाइप्स क्या है, जो आपको पढ़ाई है मैंने, जिसमें आपने देखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंफॉर्मेशनल मीटिंग, सबसे ज्यादा ये फर्क आता है। इंफॉर्मेशनल मीटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या फर्क है? इंफॉर्मेशनल मीटिंग जो है वो आपको जस्ट इंफॉर्मेशन देती हैं, या उसका मकसद इंफॉर्मेशन है या नॉलेज गेन करना है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, उसके अंदर डिसीजन नहीं होता। जबकि एंड जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके अंदर डिसीजन होता है। और फिर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके सिलेबस के मुताबिक कि आपने उसके स्टेजेस याद करनी है। याद है आपको? परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग स्टेजेस, उनके नाम आपको आने चाहिए। ये आपको मैंने नोट्स में दिया है, वो आपने उसको याद कर लेना है, और किस स्टेज पे क्या होता है वो आपने देखना है। जी, अभी कोई सवाल पूछा गया है तो मैं बीच में देखती हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ओके, मैं चेक कर लेती हूँ। वैसे तो मैं स्क्रीन से कुछ भी नहीं करा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ। मैंने आपको शायद उसको मैंने मूव नहीं किया, तो जी, अब तो हो रही होगी ना। मैं इसको एक दफा गो थ्रू, अब आपको मेरा नजर आ रही है, बताओ। क्योंकि मैंने ये सिलेबस इसलिए रखा था कि मैं इसमें एक दफा जस्ट गो थ्रू करूंगी, आपको दिखा दूंगी कि ऑलमोस्ट सारे ये हम हमारे टॉपिक्स जो हैं हो चुके हैं। और इसमें कुछ टॉपिक्स जो डायरेक्टली नहीं होते ना, उसमें होता क्या है कि वो सिर्फ आपको मैं अभी बताती हूँ कौन से टॉपिक्स हैं जो इस पे जनरल सवाल आपको आते हैं, ठीक है, तो मैं अभी उस पर आपसे बात करती हूँ। अच्छा, मीटिंग की बाद उसके स्टेजेस आ गई, ये समझा दिया आपको। निगोशिएशन क्या होती है और मीटिंग मिलते जुलते हैं। निगोशिएशन जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप निगोशिएट करके सोल्यूशन पे आते हो। और आपको याद होगा कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक मैंने एंड में जाके पढ़ाया था, जिसमें आपको ये बताया था कि या निगोशिएशन के जरिए आप हल करते हो इसको, ठीक है, या फिर आप उसके साथ मीडिएटर होता है, या कोई कंसिलिएटर होता है, या आर्बिट्रेटर होता है। और इसमें हमने ये भी स्टेजेस पढ़ी थी कि कंपटीशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो लोग कंपटीशन के जरिए जीतते हैं, एक हार जाता है, ये हमने स्टेजेस कुछ पढ़ी थी, वो आप एक दफा बस, वो ज्यादा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिवाइज कर लेना क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक आपके हटा मफी की बुक में जरूर है और सीए की बुक में भी है, ठीक है, यहाँ तक आपने इस देखा। फिर मीटिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उस पर आपको लाजमी सवाल आएगा। एजेंडा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
एजेंडा में क्या क्या होता है, एजेंडा कब बनाया जाता है, नोटिस क्या है, नोटिस पीरियड क्या है, और जब मीटिंग प्रोसीडिंग होती है तो एंड में क्या करते हो, मिनट्स लिखे जाते हैं। फिर मैंने आपको 3 तरह के मिनट्स पढ़ाए, जिसमें आपको एक्शन मिनट्स आपने देखा, आपने नैरेटिव देखा, रेज़ोल्यूशनरी मिनट्स, डिसीजन मिनट्स। ये आपको ज़रूर आना चाहिए। समझ गए बात को? दिस इज़ मीटिंग। इसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाती है, जिसमें आपका सीवी, जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन को कवर लेटर बी कहते हैं। सीवी की हमने 2 टाइप्स पढ़ी, एक हमने कहा फंक्शनल और एक हमने पढ़ा क्रोनोलॉजिकल। आपको मैंने बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कौन सी वाली टाइप कब यूज करनी है, वो जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल में आप अपनी एक्सपीरियंस को लेटेस्ट पहले और लास्ट आखिर में देते हो, और वो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस गैप नहीं होता, ठीक है। तो आपका ये इसमें पॉइंट हमने देखा, और उसके बाद आपका जो है, जस्ट अ मोमेंट जी, उसके बाद ये हम देखेंगे, और सीवी की टाइप्स हो गई। सीवी और रेज्यूमे में फर्क आपको मैंने बताया था, जो कि ज्यादातर लोग नहीं इसको महसूस करते, कि रेज्यूमे शॉर्ट होता है जबकि सीवी जो है वो लॉन्गर होता है, डिटेल्ड होता है। और सीवी कहाँ कहाँ जा सकता है, ना सिर्फ जॉब एप्लीकेशन के लिए, बल्कि आप अपनी मार्केटिंग करते हो अपनी कंपनी की, उसमें अपने सीवी लोगों के देते हो। आप अपनी लेटर या प्रपोजल, जब रिपोर्ट और प्रपोजल लिखते हो तो उसके अपेंडिक्स में भी लोगों के सीवी होते हैं, ताकि पता चले कि हम कितनी कॉम्पिटेंट लोगों को रखे हुए हैं। एक और टॉपिक पे आ रही हूँ जिसके बगैर आपका कभी भी पेपर नहीं हो सकता, वो है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें जो रोड मैप है वो रट्टा लगा लेना आपने, उसमें से सवाल आएंगे, फिर आपको सिनेरियो बेस्ड आएंगे, और हमने इसको बहुत अच्छी तरह बार बार किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें इसमें एम्बिगुइटी आ जाती है, मैं मान समझती हूँ, कर्टसी में, कंसिडरेशन में फर्क आ जाता है, और 7 सीज के अंदर आपके पास जो है कंप्लीटनेस के क्या पॉइंट्स हैं, और यू एटीट्यूड क्या है, यू एटीट्यूड कहाँ लगाना है, सेंसिटिव केसेस में यू नहीं लगाना, वी लगा देना है, ठीक है। और इसके अलावा एम्पैथाइज करना है, कॉन्क्रीट जो होती है कम्युनिकेशन, उसके अंदर डिजिट्स का यूज करो, स्टैटिस्टिक और डेटा दो, और इमेज बिल्डिंग वर्ड का इस्तेमाल करो, ये हमने देखा था। तो 7 सीज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास केस मेथड जो था, हाँ, इंटरव्यू की पहले बात कर लूँ। इंटरव्यू के नोट्स हैं आपके पास, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज बताए हैं, इंटरव्यूज की कुछ स्टेजेस आपको बताई हैं, और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जैसे स्ट्रक्चर्ड हैं, केस स्टडी के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको बताए जाते हैं। मुस्कान, आपका सवाल ये है कि 3 टाइप्स ऑफ मिनट्स में डिफरेंस बता दूं। देखो, 3 टाइप्स ऑफ जो मिनट्स आपको मैंने बताए, मिनट्स इकट्ठे लिखे जाते हैं ज्यादातर, उसके हिस्सों को हम नाम दे देते हैं, जिसमें हम डिसीजन हुआ उसका पूरा प्रोसेस नरेट करते हैं, बयान करते हैं, उसको नैरेटिव मिनट्स कहते हैं। नैरेटिव मिनट्स क्या है, जो पूरे आ, उसको बयान करते हैं, यानी कि क्या क्या हुआ, किस किसने हिस्सा लिया। जैसे मैंने आपको याद है कराया था कि लोग जो हैं सिलेक्ट हुए, हमने करनी है, हायर करनी है, उसके ऊपर फाइनेंस वाले ने ऑब्जेक्शन की, इस पर वोट हुए, फिर ये कहा गया कि 3 लोग हायर किए जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को नैरेटिव मिनट्स में लिखा जाएगा। लेकिन रेजोल्यूशनरी मिनट्स, जिसे डिसीजन मिनट भी कहते हो, उसके अंदर क्या डिसीजन हुआ बस वो लिखा जाता है। जैसे क्या डिसीजन हुआ जी, 3 लोगों को हायर किया जाएगा, ये लिखा जाता है। और एक्शन मिनट्स जो हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी डिसीजन हुआ है उस पर कौन अमल करेगा, वो कब होगा, इम्प्लीमेंटेशन उसकी कब होगी, और कौन रिस्पॉन्सिबल है। एचआर के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो अगले महीने की 15 तारीख तक सिलेक्ट कर लें 3 लोगों को, तो ये एक्शन में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्शन मिनट्स। व्हाट एक्शन टू बी टेकन एंड हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक हो गया।
तो ये इसका था। और इसके अलावा आपको मिनट्स का इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि उसके हिस्से क्या होते हैं, जिसमें आपको पढ़ाया था कॉल टू ऑर्डर और इस तरह करके उसके हिस्से थे ना, न्यू बिजनेस, एनी अदर बिजनेस, मीटिंग एडजर्न होना, ये सारा कुछ जो है वही इसके वही पॉइंट्स होते हैं जो एजेंडा में होते हैं। एजेंडा में सिर्फ लिखा जाता है और मिनट्स में उसको फिल कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो ये है आपका वो कोरम क्या होता है, मिनट टेकर क्या करता है, ये सारा हमने इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। और फिर वही बात है कि अगर आपको कोई सारा बैकग्राउंड आपको पता है, तो आपको इसके अलावा जो है वो आप खुद से भी, इतना कुछ हमने डिस्कस किया, आप खुद से भी बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, फिर इंटरव्यू के बाद आप आते हो प्रेजेंटेशन स्किल्स पर। प्रेजेंटेशन स्किल्स में जितना मैंने आपको नोट्स में लिखा हुआ पढ़ेंगे, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि उसमें ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल, वो आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। और इसके अलावा प्रेजेंटेशन के साथ साथ स्पीचेस आपने की। स्पीचेस में आपको मैंने टाइप्स ऑफ स्पीचेस बताई जिसपे आपको सवाल आता है। एक तो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट रीडिंग होती है, एक आपकी मेमोराइजेशन होती है, याद करके बोलते हो, एक आपकी इम्प्रॉम्प्टू होती है, आपने ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आपने बोलना है, और एक एक्सटेम्पोर, इसमें आप थोड़े से पॉइंट्स लिख कर जाते हो और वहां जाके बोल देते हो। तो ये आपके 4 पार्ट्स हैं स्पीच के। ठीक है। इसके बाद अगला एक टॉपिक है जिसमें आपके पास आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो कि हमने लास्ट पढ़ा था, चैप्टर ऑफ सीए बुक। उसमें हमने ईमेल के बारे में, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सवाल आएंगे। फिर दूसरे नंबर पे वीडियो कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पॉडकास्टिंग की डेफिनेशन देख लो, इसके अलावा डिस्कशन बोर्ड की डेफिनेशन देख लो, सिर्फ ब्लॉग्स की डेफिनेशन देखो, वेबसाइट की डेफिनेशन। फिर मैंने आपको वेबसाइट की टाइप्स भी खैर पढ़ा दी थी, वो आप चले, आप रिवाइज करना चाहते हो कर लो। और इंटरनेट क्या है और इंट्रानेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट इंट्रानेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक मैंने एक्स्ट्रा नेट भी आपको बता दिया था कि जब हम इंटरनेट के जरिए कनेक्ट होते हैं अपने सिलेक्टेड कस्टमर्स या सप्लायर के साथ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। तो ये आपने इसमें बेसिकली आपका जो है ये खत्म हुआ सारा। केस मेथड जो है वो आपको सारे मैंने कैप्लन की बुक से करवाए थे, जिसमें आपने जितने मैंने आपको पॉइंट्स याद कराए थे उनकी जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह याद कर लेना। ठीक है। और उसमें यानी किस तरह से आप करते हो केस स्टडीज, ये सारा कुछ था। उसके अंदर भी मैंने आपको स्किमिंग और स्कैनिंग पढ़ाया था कि क्या होता है, डिफरेंस बताया था, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। और फिर आपका जो एक मैंने आपको याद है, स्किमिंग स्कैनिंग से मुझे याद आ गया, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग पर आपको मैंने पाई चार्ट दिया था कि वो आप इसको देख लें। 45% आप लिसनिंग करते हो। ठीक है। फिर आपको पाई चार्ट से मुझे अगला एक टॉपिक है ओरल, जिसमें मैंने आपने विजुअल कम्युनिकेशन बताई थी, जिसमें ग्राफ और चार्ट आपको सारे सिखाए थे। ठीक है। तो ये आपके ऑलमोस्ट सारे ही यहाँ टॉपिक्स मैंने इस वक्त रिवाइज कर दिए। इस वक्त जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं कुछ टॉपिक है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन, जाहिर बात है आपको कम्युनिकेशन नहीं आती तो आप कैसे कर सकेंगे बात। और इसी तरह क्लासिफाई कम्युनिकेशन करना, ये आपने पढ़ लिया है, सारे आपने पार्ट्स पढ़ लिए, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स, ये जो लिखे हैं वो सारे हम कर चुके हैं। और जो आपको लगेगा कि ये कोई एक आध चीज जो है वो रहती है, जैसे कि अभी आगे करके कहीं आएगा एक आध, मैं आपको दिखाती हूँ कि इम्पोर्टेंस जैसे किसी चीज की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो फिर वो उसके लिए तो आपको जनरली बताना होता है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो इंटरपर्सनल कॉम्पोनेंशियल डेवलपमेंटल रिलेशनल डेफिनेशन, ये सारा कुछ मैंने आपको नोट्स में लिखा है। आपने सिलेबस आउटलाइन को मिस नहीं करना, इसको इंश्योर कर लेना है कि मैंने पहले ये सब कर लिया, उसके बाद आप आगे चलना पढ़ने के लिए। ठीक हो गया। सारे बिजनेस लेटर्स, ये सारा आपको पॉजिटिव नेगेटिव मैसेजेस, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जिसमें डायरेक्ट प्लान इनडायरेक्ट प्लान, मेमोज क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होते हैं, रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्ट्स की टाइप्स, लॉन्ग रिपोर्ट्स, ये सब कुछ हम कर चुके हैं सारा। ठीक है।
और केस एनालिसिस कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन क्या है, और जो भी आपके पास मटेरियल है, इंशाल्लाह दैट वुड बी मोर देन एनफ। इसलिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है? आप इसको करें ध्यान से। और ये देखिए ना, ईमेल में एसएमएस, इंटरनेट, इंट्रानेट, टेलीकॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सारा हम कर चुके हैं, हम इसे एक्स्ट्रा भी कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज, ये टॉपिक कुछ है जो हम इसको डिटेल में इस तरह से नहीं किया, लेकिन आई डोंट थिंक सो यू वुड हैव एनी क्वेश्चन ऑन इट। इस पे ज्यादा अगर आप देखना चाहोगे तो कैप्लन में आप चेक कर लेना, अदरवाइज इट्स ऑल डन, ठीक है? अब हमारे पास तकरीबन लेस देन अब रह गया है 1 घंटा तकरीबन। तो आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपके क्वेश्चंस जो आप करेंगे, सिर्फ आप करते जाओगे, और फिर मैं आपको इसमें से, चूंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका बताऊंगी। लेकिन इस दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, वो पूछ लें। हाँ, बिफोर आई शेयर दैट, मुझे याद आ गया है एक और चीज जो मुझे बहुत जरूरी आपसे डिस्कस करनी थी। वो ये थी कि मैंने इसकी यानी कॉपी करने की यहाँ से कोशिश की सवालों की, तो दो तीन स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन एक पूछा था और उसकी वजह भी पूछी थी। 1000 क्वेश्चन में है, 1000 बीसी क्वेश्चन में, उसमें उन्होंने सवाल एक दिया था, बच्चों ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक सवाल है वहां पर कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तब होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है बहुत से लफ्ज हटाकर उसकी जगह पे तुमने एक लफ्ज लगा दिया। जैसे यहाँ पर उन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक एग्जांपल दी हुई, सब्सिक्वेंट टू। सब्सिक्वेंट टू का मतलब है जो चीज बाद में आएगी। फिर एक और उसने मिसाल दी है, आई एनक्लोज, बजाय कहने के कि आई हैव अटैच दिस समथिंग विद दैट, उसे सिर्फ आई एनक्लोज कह दिया, लंबी कहानी नहीं की। सब्सिक्वेंट भी लंबी कहानी नहीं है, छोटी है, कि किसी चीज के बाद मैं जिक्र कर रहा हूं, तो सब्सिक्वेंट टू कह दिया उसने। फिर उसने दो तो दिए हुए, और कौन सा कहा है कि नहीं है, तो उसमें सी आंसर आपका आता है। उसमें वो है इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ। देखो, इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ का अगर मुझसे पूछो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो मैं कहूंगी रीइंफोर्स। किसी चीज की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने को आप कह लो रीइंफोर्स कह दो, ऑगमेंट कह लो। उसने इसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो आप अगर मुझे सुन रहे हैं, वो जिन्होंने मुझे सवाल पूछा था, तो मैं आपको आंसर इसका कर रही हूँ कि इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ये इसने काम खराब कर दिया, लंबा कर दिया है, ठीक है, वर्डी एक्सप्रेशन दे दिया है, कंसाइज नहीं है। तो इसलिए नन ऑफ द अबव भी गलत है, हो गया। तो आपका आंसर है सी, क्योंकि ये लीस्ट लाइकली का मतलब होता है जो कब सबसे कम है। लीस्ट लाइकली का मतलब है सबसे कम है, ठीक है? ये सवाल था, तो उसमें आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना था। फिर एक और सवाल है, ये जो पहले सवाल मैंने आपको बताया है, इसका नंबर बिजनेस मैसेजेस का टॉपिक है आपका, और क्वेश्चन नंबर 28 है जो मैंने पहले बताया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन में उसी टॉपिक से 36 क्वेश्चन नंबर है, मिस्टर अली वाला। इस पे लिखा है, एज पर मिस्टर अलीज रिक्वायरमेंट, बीइंग डेफिनेट इन राइटिंग एंटेल्स। बीइंग डेफिनेट का मतलब है टू द पॉइंट बात करो। एंटेल का मतलब है डिमांड करना, जरूरी करना। एंटेल्स मीन जरूरी करती है द एम्प्लॉइज के लिए, यानी उनको 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 लाजिम करती है उन पर कि वो क्या करें एम्प्लॉइज। इस पे उन्होंने कुछ वर्ड यूज किए हुए, यूज वेरी और हाईली टू एम्फेसाइज, ये गलत है। आप किसी को एम्फेसाइज करने के लिए वेरी और हाईली कहेंगे, इससे डेफिनेट नहीं होगा, ठीक है? आपको अगर डेफिनेट करना है तो आपने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करने हैं, प्रिसाइज वर्ड्स यूज करने हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है बी प्रिसाइज, सी आंसर। इसी तरह उसने आपको जो गलत सवाल पार्ट है वो है, रेयरली, मेनली एंड फेयरली का इस्तेमाल करो। ये तो वैसे ही डेफिनेट नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है। जो फेयरली, मेनली, रेयरली जो होते हैं, वो असल स्टैटिस्टिक्स नहीं देते, इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कोई चीज कितनी है। तो प्रिसाइज इज करेक्ट है। एक और वर्ड आया है बी वेग।
वेग कहते हैं नॉट क्लियर। तो आपका 38 क्वेश्चन है बिजनेस मैसेज के अंदर, जिन लोगों को इनको नहीं भी पता वो चेक कर लो। इसका भी आंसर सी है, रीजन बता दी, और जो उससे पीछे आपसे बताया है उसका भी आंसर सी है। अजान के बाद तब तक मैं सेट करती हूँ, अजान के बाद हम क्वेश्चन करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 ठीक हो गया। अब आप करते जाएंगे, ठीक है, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। सवाल एक आया है, इफ पॉसिबल कैन यू काइंडली शेयर पास्ट पेपर ऑफ बीसी। बीसी के पास्ट पेपर, like which type of papers? You don't have any like MCQs तो आपको कभी नहीं आते, MCQs कभी भी नहीं देते, ठीक है। आप कोई नाम नहीं मुझे आपका यहाँ पे आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से वाले क्वेश्चंस आप कह रहे हैं। बीसी के तो कोई भी पेपर पास्ट पेपर्स नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं और सारे। वैसे मैंने आपको बहुत सी वैरायटी आपसे कर ली है, जो पास्ट फीडबैक भी आया है वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर ली है, ठीक है। तो वैसे पास पेपर नहीं होते इसके। जी, आपने पहला सवाल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मैं जो सिनेरियो बेस्ड है वो आपको सारा समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको नजर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, यहाँ पे ब्लैंक है ऑफ के बाद।
यहाँ पर 7 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे भी ब्लैंक है। आपने एक कॉम्बिनेशन नीचे से लेना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ ब्लैंक है। इलेवन। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 15। आप क्वेश्चन पूछ लो या क्वेश्चन डाल दो आप जो पूछना चाह रहे हैं, मैं उनसे कह रही हूँ। जी, इसके बाद 15 के बाद
नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, अगर आपको चाहिए होंगे तो बता देना, तो मैं इसे क्लाउड पे शेयर कर लूंगी, ठीक है। जी कर लिया आपने 16, 17, 18, इसकी चौथी ऑप्शन नन ऑफ द अबव है, ठीक है। तो बाकी आपको नजर आ रही है, परसुएसिव है, इंफॉर्मेटिव, कंपनी स्पेसिफिक एंड परसुएसिव तीसरी है, और या नन ऑफ द अबव। जी नेक्स्ट देखिए आप 19, आई थिंक कर लिया आपने 19th, 20th। 21st भी कर लो। जी 22nd। 23rd,
24, 25, 26, 27, 28, आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लेते हो कि यहाँ पर एक ब्लैंक है जो कि फॉर्मेटिंग की वजह से यहाँ पर इस तरह हो गई है, और यहाँ भी ब्लैंक है। ट्वेंटी 30, 31, 32, 33, 34 and 35 were the last. जी, अब हम चलते हैं जी रिजल्ट पर, और साथ साथ मैं आपके साथ इसका जो यानी सॉल्यूशन पर, और मैं आपको इसका साथ ही एक्सप्लेन करती जाऊंगी। मैं इसको जरा साइज इसका भी बड़ा कर लूं। जी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इज बी। रियल वर्ल्ड डिसीजन टेकन इन ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं होते बिकॉज
कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू द डिसीजन मेकर, ये इसका बेस्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। और जो पहला लिखा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे AI कहते हैं सॉफ्टवेयर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर मीन कि आपका जो कंप्यूटर और ये वो जो आपको रोबोट वगैरह ये सारा AI में आता है। आजकल वैसे ही आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सबसे टॉप रैंकिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और पीपल ऑर्गेनाइजेशन में है लैक डिसीजन मेकिंग स्किल, ये गलत इसलिए है कि अगर उनके अंदर लैक करता हो तो वो किस लिए बैठे हुए हैं, वो कैसे हायर करोगे आप उन लोगों को या रखोगे जो कि केपेबल नहीं होते। तो बेस्ट आंसर आपके पास ये होगा कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आती। इससे आगे एसेंशियल है कम्युनिकेशन फॉर डिसीजन मेकिंग टू टर्न आउट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, बिकॉज सारी क्वालिटीज चाहिए। इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इट इंश्योर डिसीजन टेकन आर टाइमली है और जिन लोगों के साथ रिलेटेड है। इट रिस्ट्रिक्ट्स द एलिमेंट ऑफ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन क्या होता है, अंदाजे लगाना, ठीक है। तो आप रिस्ट्रिक्ट मीन रोक देना, तो आप अंदाजे लगाने से रोकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, कि सारी चीजें ठीक है इसके लिए। इसके बाद यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग व्हाइल यू आर साइलेंट, ये फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि आप नॉन वर्बली लोगों को एक्सप्लेन कर देते हो चीजें। वैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी हमने पढ़ा है कि वर्बल और नॉन वर्बल, जिसमें हमने पढ़ा था ना कि कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल, यानी कम्युनिकेशन होके रहती है, अनअवॉइडेबल है, वी कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, ये सारा हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं आ रही, यहाँ पर ये बात आ रही है कि जब आप खामोश हैं तो मैसेज दे रहे हो, तो इसलिए ये नॉन वर्बल में ज्यादा बेहतर आएगी। जेस्चर बेस्ट डिफाइंड है मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, स्पेशली हैंड, हेड, लिम्स वगैरह आपके आपके और जो इसको हमेशा जेस्चर को किससे कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं पॉस्चर के साथ, जो एक ज्यादा स्टैटिक पोजीशन है जिसमें आपका पूरा खड़े होना, बैठना, आपका तरीका जिससे आप बैठे हो, जिस तरफ रुख करते हो, उसे पॉस्चर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आई कांटेक्ट भी नहीं इसके अंदर आएगा, और उसके बाद बाकी सब ऐसे ही गलत है। पैरालैंग्वेज क्या है, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, इसमें यहाँ पर वैसे ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको बेहतर, यानी ये सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा, अदरवाइज ये भी कोई ठीक नहीं लिखा हुआ। जब आपके पास कोई और हल नहीं होता तो जो करीब तरीन होता है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ स्पीकिंग तो जरूर आती है, लेकिन आपका जो पैरा लैंग्वेज है ना, असल में ये आपके नॉन वर्बल एस्पेक्ट आते हैं कहाँ, जो कि स्पीड है, वॉल्यूम है, पिच है, ठीक है, आवाज का टूट जाना, आवाज में पॉजेज आ जाना, उसे पैरा लैंग्वेज कहते हैं। और आगे लिखा है डिफरेंस इन कल्चर, ये गलत है। स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट है, ये भी गलत है। और लेवल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है करीब खड़े होना, ठीक है, आप एक दूसरे के कितने करीब खड़े हैं उसको कहते हैं, तो ये भी पैरा लैंग्वेज में नहीं आता। पैरा लैंग्वेज में सही जो आंसर इसका होना चाहिए वो है आपका वॉल्यूम, पिच, स्पीड, पॉजेस, उसको कहते हैं। फर्म हैंडशेक जो है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी को शो करता है ज्यादातर कल्चर में। अगर आप ट्रस्टवर्दी हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप बड़ी मजबूती से हाथ मिलाएंगे, आपको किसी चीज का डर नहीं है। और अगर आपका वीक हैंडशेक होगा, कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो, कम है कॉन्फिडेंस, और बोर्डम तो नहीं खैर शो होता इतना, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा शो होता है, या फिर आपको कंसर्न नहीं है किसी चीज के में, तब भी हो सकता है। इसके बाद लिखा है जी ओरल कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर रिकॉर्ड व्हिच कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर्स, दिस वर्क्स एज अ डबल एज स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब है तलवार के दो धारे की तरह काम देती है ओरल कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स इन अचीविंग कॉन्फिडेंशियलिटी, पहला जवाब ठीक है, ऑफ द मैसेज, बट एट द सेम टाइम प्रिवेंट रिकॉर्ड रिटेंशन, ये बेस्ट आंसर इसमें आएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन हो जाती है, आप और मैं सामने आमने बात करते हो, लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रिटेंशन मीन रिटेन करना, लेकिन यहाँ पर्पस और कॉन्टेक्स्ट भी नहीं आएगा। क्रक्स किसे कहते हैं, किसी चीज का निचोड़, किसी चीज का जिस्ट। और फीडबैक ये भी नहीं आएगा, और फीडबैक तो ओरल में बहुत होता है, आप आमने सामने बैठे हैं, फीडबैक फौरन आ जाता है, ठीक है। तो ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद है इफ द टारगेट ऑडियंस ऑफ द मैसेज इज लार्ज एंड डिस्पर्स्ड जोग्राफिकली, यानी दुनिया में कहीं बिखरे हुए हैं, तो बेस्ट चॉइस आपकी होगी रिटर्न।
ताकि वो अपनी कन्वीनियंस में जब भी उस इंफॉर्मेशन को देख सके। अगर उनकी दिन है, आपकी रात है, ज्योग्राफिकली पता नहीं कहाँ है, टाइम जोन डिफरेंस है, तो रिटन इज द बेस्ट, क्योंकि ओरल पॉसिबल ही नहीं है। मिस्टर तारिक इंटरनल ऑडिट के वो हेड हैं लार्ज कंपनी के, और कुछ यहाँ सबऑर्डिनेट्स जो है वो सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। कंसिस्टेंट का मतलब है मुसलसल, सब स्टैंडर्ड मीन मयार से गिरी हुई। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ही इज कंफ्यूज वेदर टू हैव एन ओरल डिस्कशन करें या फिर उन्हें ऑफिशियल मेमोरेंडम के जरिए वार्निंग दें। Also want that after the discussion staff should not feel demotivated। वो नहीं चाहते कि हम डिस्कशन करें वो डीमोटिवेटेड फील करें। रेप्रीमेंड कहते हैं सजा देने को किसी को, तो वो महसूस करें कि जी मुझे बुरा भला कहा है, मुझे स्कोल्ड किया है, मुझे सजा दी है। योर ओपिनियन इज सॉट इन दिस रिगार्ड। तो सॉट मीन तलाश करना। तो आपसे कहा गया है कि आपसे आपकी ओपिनियन तलाश की जा रही है। मैं क्यों ये लफ्ज एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको लफ्जों का मतलब पता होगा तो आप कर सकोगे ना सवाल पेपर। तो आप मिस्टर तारिक को हेल्प करेंगे, तो इसका आंसर सी है। ही शुड यूज ओरल कम्युनिकेशन एज इट विल इंश्योर द एम्पैथी इज ब्रॉट इन द सिचुएशन, कि आप किसी को फील कर सकते हो। ठीक है। और पहले में लिखा है ओरल करें एज अ कॉन्वर्सेशन विल बी क्विक एंड इजीली हैंडल्ड। आपको क्विक और इजी हैंडल करने का मसला यहाँ पे नहीं है, ऊपर वाला मसला ये नहीं कहता। और आगे लिखा है ही शुड इशू ए मेमोरेंडम। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि वो परमानेंट रिकॉर्ड भी रहेगा, उनको वार्न भी कर देगा। नन ऑफ द अबव भी गलत हो गया। नन ऑफ द लिखा है अबव मेजर्स सीम, मेजर्स का मतलब यहाँ पर है तरीकेकार। ऊपर का कोई भी तरीका जो है वो अप्रोप्रिएट मीन मौजू नहीं लगता, काफी सूटेबल नहीं लग रहा। सी इज द करेक्ट आंसर। जी, बिजनेस मीटिंग बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर, दे आर ऑल्सो बीइंग कास्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। मैंने आपको पहले भी ब्रेनस्टॉर्मिंग का बताया है। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, जिसमें आइडियाज जनरेट होते हैं, नए आइडियाज आप लेते हो, क्रिएटिव थिंकिंग करते हो, जिसे मैंने आपको सिखाया था आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ठीक है। वाइल अ मीटिंग इज मोड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी वैसे भी ग्रुप डिस्कशन की बात है। The documents which constitute the written form of communication preceding and succeeding the meeting are called preceding का मतलब है पहले आना, succeeding का मतलब है बाद में आना। ठीक है। प्रीसीड करना पहले, सक्सीड करना किसी वाक्य के बाद होना। तो वो कहता है प्रीसीड करता है और करता है, उसमें एजेंडा प्रीसीड करेगा और सक्सीड क्या करेगा, मिनट। ठीक है। आपको समझ आ गई बात की? तो ये आपका जवाब है। जबकि प्रेस रिलीज एडवर्टाइजमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, प्रपोजल मेमोरेंडम का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एजेंडा मिनट्स जो है वो हमने रिवीजन में भी किए हैं। तो आई थिंक ये आपको बात समझ आ गई। नेक्स्ट है द पर्सन प्रिसाइडिंग अ मीटिंग इज यूजुअली कॉल्ड, उसको हम वैसे आपको बताऊं, अगर चेयरमैन और चेयरपर्सन में से भी आपको चॉइस आई तो आप पता क्या करेंगे, चेयरपर्सन। क्यों? क्योंकि चेयरपर्सन में बाइसनेस नहीं है। ठीक है। बाइसनेस क्या होती है, जेंडर बाइस्ड। जेंडर बाइस्ड का मतलब है मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेट करना। तो आप जब चेयरमैन कहेंगे तो इसका मतलब अगर खातून चेयर हुई तो वो चेयरमैन कैसे कहलाएगी, ना ही चेयर वुमेन अच्छा लफ्ज है। तो इसलिए हम इसे चेयरपर्सन कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो जेंडर बाइसनेस से निकाल कर इस्तेमाल में आए हैं, जैसे चेयरपर्सन का नाम हो गया। फिर उन्होंने लफ्ज वर्क फोर्स हम कहते हैं। वर्क फोर्स का मतलब है सारे काम करने वाले लोग ऑफिस के अंदर, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है। हम उसको वर्क फोर्स कहते हैं। तो इस तरह, या वर्कर्स कह लो, लेकिन किसी खास यानी मेल फीमेल को नहीं हम इंक्लूड करते। इसके बाद है वाइल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आर कन्वीनियंट क्विक एंड हैसल फ्री। हैसल फ्री का मतलब है टेंशन फ्री, मुश्किल फ्री। इट इज रिकमेंडेड टू फॉलो बिजनेस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद आ। जब आपने टेलीफोन कर ली तो कंफर्मेशन ऑफ कन्वर्सेशन आप रिटर्न करेंगे। ठीक है। मेमोरेंडम यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा, हो सकता है आप इंटरनल कर रहे हैं कि बाहर कर रहे हैं। मेमोरेंडम इज नॉट द करेक्ट आंसर। फैक्स आजकल यूज ही नहीं होती, और ईमेल जो है वो भी हो सकती है, लेकिन क्यों ना जनरल लिखे, रिटर्न कंफर्मेशन जनरल लिख दो ना, ताकि जो भी हम खत भेजो, ईमेल करो, हमारी तरफ से जो मर्जी करो, लेकिन दिस इज द बेस्ट आंसर जो कि आपके लिए इस सिचुएशन के लिए ज्यादा सूटेबल है। The recommendation in the question above caters to the disadvantage of oral communication being। अब अगर
ओरल कम्युनिकेशन तुम करोगे तो आपने उसको टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो है वो ओरल है ना, उसके मुताबिक वो कहता है कि इसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये अनडॉक्यूमेंटेड होती है। अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब है जिसका कोई एविडेंस नहीं होता, आप लिखते नहीं हो, जुबानी बात होती, हर एक जुबानी बात थोड़ी लिखी जाती है, ठीक है। और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, वाजे, क्लियर, सबको दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंशियल, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई लफ्ज सूट नहीं करेगा। अनडॉक्यूमेंटेड इज द बेस्ट आंसर। Mr. Ghalib has been senior finance manager, Cool Electronic. He has given resignation, employment with effect का मतलब होता है लास्ट मंथ में से वो दिया है उन्होंने। आज उनका यानी एक महीना पहले देते हैं ना लोग रेजिग्नेशन। Today is the last day at the work and receive the email from Miss Marine, HR ऑफिसर है। HR का काम क्या है, हायरिंग और फायरिंग करना, लेकिन अगर उसने रेजिग्नेशन भी दी है तो HR से रब्ता करेगा। Asking him to join senior manager for interview. Mr. Khalid is confused as he thinks that interviews are part of recruitment. मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा। इन योर ओपिनियन मिस्टर गालिब को क्या क्यों बुलाया जा रहा है एग्जिट इंटरव्यू के लिए? मैंने आपको सिखाया था टाइप ऑफ इंटरव्यू में, एग्जिट इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट, जॉब इंटरव्यू है, उसमें जॉब इंटरव्यू के पार्ट्स आपको सिखाए थे। स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है पहले, फिर आप डिटेल्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बताए, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बताया आपको मैंने। तो एग्जिट इंटरव्यू वो होता है जब आप कोई कंपनी छोड़ के जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू किया जाता है, पूछा जाता है, हो सकता है आपसे कुछ ओपिनियन भी ली जाए, आपके जाने की वजह भी पूछी जाए, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वेरी इन अ वेरी कर्टियस वे। इट्स नॉट कि आप किसी को कह रहे हो कि तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो, वो कहते तुम्हारी हमारी मेरी मर्जी, छोड़ तो चुका है वो, लेकिन इस तरह की आप अपनी गुडविल बनाते हो। यहाँ पर इंटरपर्सनल नहीं आएगा, गुड बाय इंटरव्यू भी नहीं आएगा। वैसे तो आपको ना पता हो तो आप कह सकते थे, लेकिन एग्जिट इंटरव्यू जब आप किसी कोई छोड़ के जाते हैं। फिर मैंने आपको एक इंटरव्यू बताया था जिसमें मैंने कहा था अप्रेजल इंटरव्यू, जिसमें लोगों को इवेलुएट किया जाता है। जैसे आपने अप्रेजल रिपोर्ट पढ़ी थी ना, मैंने आपको कहा था जो आप टाइप्स में पढ़ी थी, तो अप्रेजल का मतलब ही होता है किसी को इवेलुएट करना। फिर काउंसलिंग इंटरव्यू होते हैं कि किसी को गाइड किया जाता है, ठीक है, और उसको समझाया जाता है और बताया जाता है कि क्या आपने करना है। तो इस तरह के इंटरव्यूज भी होते हैं। नेक्स्ट है जी, टुडे इज टिपिकल डे at Green Fertilizer. However, after lunchtime, the whole workforce is engaged in heated debate. Heated debate में बहुत गुस्से में डिस्कशन हो रहा है regarding change about to be made in organization structure. आपने organization structure अगर बदलना है तो उसमें क्या करते हैं? उसमें आप लोगों के डेजिग्नेशन चेंज हो रहे होते हैं, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होता है वो चेंज हो रहा होता है, कौन हेड अब होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज आ रही है। इंटरेस्टिंगली देयर हैज बीन नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन from the management in this regard, लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं पता। This news is likely to have been spread through the क्या ग्रेपवाइन, ठीक है, ग्रेपवाइन के जरिए आई। इंटरनेट क्या है, वो तो आपकी कनेक्शन है लोगों के साथ विद इन कंपनी, दैट्स समथिंग एल्स। इंटरनेट इज नॉट ग्रेपवाइन, ठीक है। तो ग्रेपवाइन जो है वो चाहे आप इंटरनेट के जरिए करो या जैसे मर्जी करो। एक्स्ट्रानेट आपको बताया था अभी, इसलिए बता दिया था कि आपको पता हो कि आप अपने कुछ कस्टमर, कुछ लोग जो आउटसाइड होते हैं उनके साथ आपका लिंक होता है, सप्लायर आपके हैं जिनसे आप आउटसोर्स करवाते हो, ठीक है, कोई काम करवाते हो अपने ऑफिस से रिलेटेड, आउटसोर्स करते हो, उन लोगों के साथ भी आपका ताल्लुक एक्स्ट्रानेट के जरिए होता है। और वेबसाइट पे नहीं आएगा यहाँ पर। Ms. Hina is a manager of finance, Fresh Food Limited. Today is meeting of board of directors of her company. Board of directors आपको बताए थे ना मैंने, क्या होते हैं, कंपनी के जिन्होंने शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। जो होती हैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका ट्रस्टीज होते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ठीक है। तो board of directors of her company, suddenly the CEO of the company walks in the finance department and asks Ms. Hina to update the board about the new IT system being implemented in the company for finance department. Ms. Hina has no prior notice that she will require to speak. In this situation, she will be giving presentation of the board. कौन सा मेथड यूज करेगी? impromptu, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता था, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट उसको उठाया गया है, ठीक है। तो अगर उसने पहले से पॉइंट्स तैयार किए होते, एक्सटेम्पोरेनियस होती,
अगर वो रट्टा लगा के आई होती, पहले से पता मेमोराइजेशन होती, या उसके पास लिखी भी होती, उसे रीडिंग कहते या मैन्युस्क्रिप्ट रीडिंग कहते। ठीक हो गया, ये स्पीच की टाइप्स आ गई। इफ द ऑडियंस ऑफ स्पीच आर पॉजिटिव towards the speaker and remain purposeful throughout the speech session, the listening by the audience is said to be, यहाँ पर है, देखो यहाँ गौर करना जरा बात के ऊपर, सेलेक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे वो उसको पूरा सुनेंगे। परसेप्टिव लिसनिंग नहीं करे, जो पसंद है वो सुन लिया, जो नहीं पसंद ना सुना। तो यहाँ पर एक ही चॉइस रह जाती है एक्टिव लिसनिंग की। समझे मेरी बात को? वैसे लिखा हुआ है इन इफ द ऑडियंस ऑफ पॉजिटिव टुवर्ड्स द स्पीकर है, रिमेन पर्पसफुल रहते हैं। ठीक है, तो हम फिर इसे एक्टिव ही कह सकते हैं। लेकिन आपने वैसे पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन जो आप ओरिएंटेड लिसनिंग होती है उसमें पूरी इंफॉर्मेशन लेते हो लेकिन लोगों को फील नहीं करते। रिजल्ट ओरिएंटेड जल्दी पढ़ता है और रिजल्ट पे जाता है लेकिन लोगों को फील नहीं करता। पीपल ओरिएंटेड लोगों को फील करता है, उनके साथ रिलेशन बनाता है। और उससे बढ़कर एक और है एम्फेटिक, जो कि लोगों के बिल्कुल साथ ही जा लगता है। जो वो कह रहा होता है वो कहता है ठीक है, उसको उसके दिल से उससे हमदर्दी करता है, पूरा सुनता है। Mr. Hassan, senior marketing manager at Smooth Construction, his firm has submitted a proposal in response to a tender by the local government. अब आपको ये बात भी समझ आ गई कि आपने प्रपोजल, आपको एक टेंडर रिक्वेस्ट आती है, आप बिड करते हो, उसके लिए आप एक प्रपोजल बनाते हो, प्रपोजल बना के देते हो। इसे सोलिसिटेड प्रपोजल कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है। तो लोकल गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट इंटर सिटी रोड्स बनाने के लिए। In this regard, he has been asked to brief the representative of the local government. Mr. Hassan has to give a speech to sell his proposal. He said the said speech by Mr. Hassan will be informative speech होगी, company specific होगी, persuasive होगी, none of the above would be persuasive speech. क्योंकि जब तक कि वो परसुएड नहीं करेगा कि हमसे प्रपोजल यानी हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करो, हम तुम्हारे लिए बिडिंग करते हैं, हमें यानी दो काम, तो वो परसुएड नहीं करेगा तो कैसे वो अपना पॉइंट समझा सकेगा। ठीक है, next day in the above situation, Mr. Hassan is convinced that the representative of local government will be hostile and skeptical towards his proposal. उसे पहले ही लग रहा है कि लोग नेगेटिव शो करेंगे, बहुत शक और शुभात उनके अंदर आ जाएंगी। In this scenario, which advice will best work for Mr. Hassan while delivering the speech? उसे क्या एडवाइस किया जाए? To begin his speech by highlighting the areas of agreement. पहले वो इन चीजों को हाईलाइट करेगा ताकि उनको तसल्ली हो जाए। आगे लिखा टू इग्नोर द हॉस्टाइल एटीट्यूड, बिल्कुल गलत। अगर आप हॉस्टाइल एटीट्यूड को इग्नोर करेंगे तो आप समझ लें कि यू आर स्वीपिंग अंडर द कार्पेट, जैसे आप होता है ना हकीकत से नजरें चुराना। उसके बाद टू इंटेंटली स्टडी द बॉडी मूवमेंट ऑफ द ऑडियंस, यानी इरादतन वो उनकी बॉडी मूवमेंट को स्टडी करे, ये बताया गया है। बिल्कुल ये भी सूटेबल नहीं है इस सिचुएशन के लिए। टू अडॉप्ट एन इवन एग्रेसिव अप्रोच while tackling the audience, उनको और शदीद गुस्से से स्ट्रॉन्ग तरीके से बात करें ताकि उनको कंट्रोल कर सके, बिल्कुल गलत। आपने यू हैव टू प्ले विद देयर नर्व्स बाय हाईलाइटिंग द एरियाज ऑफ एग्रीमेंट, ताकि तब सबके जो स्केप्टिकल अप्रोच है यानी उनके जो शक शुबहात है वो सब खत्म हो जाए और वो आपकी तरफ हॉस्टिलिटी फील ना करें बल्कि आपकी तरफ इंक्लाइंड हो जाए। ठीक हो गया। Next study, for making a successful, informative or persuasive speech to a large number of audience, it is essential for speaker to use support for their arguments. Doing so, उसके लिए क्या करें? क्या करेगा? Increase and credibility speaker की बढ़ जाएगी इस तरह, persuasive करेगा जब, demonstrate rational thinking, अपनी अकल वाली दलील वाली thinking show करेगा। ठीक है, help audience to accept speaker ideas and all of the above, सारी ठीक है। Data presented in the form of small pictures is called pictograms. ठीक है, हिस्टोग्राम इज डिफरेंट होता है, वो भी एक फॉर्म होती है इसकी। और आइसोग्राम जो होता है वो एक लफ्ज होता है जिसके अंदर लेटर रिपीट नहीं होते, उसे कहते हैं। और एनाग्राम जो होता है ना, वो पता क्या होता है, आपने शायद बचपन में खेला हो। एनाग्राम में एक लफ्ज होता है, उसी से और बहुत से लफ्ज बना लेते हो, जिसे आप एनाग्राम कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक लफ्ज है जी टेबल, ठीक है, टेबल के अंदर से आपने ABLE एबल लफ्ज भी निकाल लिया। और इसी तरह आप शायद और BET बेट लफ्ज भी निकल आया, ठीक है, LET लेट भी निकल आया। तो आप इस तरह के जो लफ्ज बनाते हो ना, इसे आप क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एनाग्राम। और आइसोग्राम एक लफ्ज है जिसमें
लेटर रिपीट नहीं होते। और जो हिस्टोग्राम होता है ना, वो भी एक लाइक एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही होती है, चार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर पिक्टोग्राम आएगा, इस जब आप पिक्चर्स की शक्ल में दिखाते हो। नेक्स्ट है जी, टू प्रेजेंट द एनालिसिस ऑफ अ ट्रेंड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज रिकमेंडेड टू यूज अ लाइन। ट्रेंड ओवर टाइम, लाइन ग्राफ बेस्ट यूज होता है। The best way to show how parts of the whole are distributed is a pie chart. ये आपको पहले भी बताया था। एक whole पूरा, उसके हिस्से जब बताओगे 25%, 10%, 20%, तो उसको हम किससे शो करते हैं? पाई चार्ट के जरिए। और इसको परसेंटेज भी कह सकते हो और उसका टोटल का पार्ट भी कह सकते हो। अगला है अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज इज अ टेबल, ठीक है। और उसके बाद है, और आपने मुझे मैसेज जरूर दे देना है कि अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसको भी क्लाउड पे रख दूंगी, ठीक है। लास्ट टेस्ट आपका जो मैंने लिया है यहाँ पर 25 में है ग्राफ ऑन विच वर्टिकल एक्सिस प्रेजेंट्स अमाउंट एंड हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट टाइम, बार ग्राफ होता है, ठीक है। इसके बाद है जी, और फ्लो चार्ट जो होता है ना, वो जो एक से दूसरे में लिंक्ड चीजों को फ्लो, यानी जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है वो भी फ्लो चार्ट होता है। कौन आपके अंडर काम कर रहा है, उसके नीचे लोग कौन है, उसको आप फ्लो चार्ट में शो करते हो। 26 है 3 कॉमन सेक्शन ऑफ शॉर्ट बिजनेस रिपोर्ट आर इंट्रोडक्शन, बॉडी, टर्मिनल। ये उसके लाजमी हिस्से हैं। हाँ, उससे प्रीफेटरी पार्ट्स हैं, उसके अंदर टाइटल पेज, समरी आती है, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑप्शनल होती हैं। कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं थी बतानी। बिब्लियोग्राफी सप्लीमेंट्री पार्ट है, सेकंड में पढ़ रही हूँ, ठीक है। सप्लीमेंट्री मीन बिब्लियोग्राफी क्या होती बताया था, जिसमें आप रेफरेंस देते हो कि कहाँ से मैंने पढ़ा, कौन सा लिंक है, कौन सी किताब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये था। बाकी फाइंडिंग टेबल रिकमेंडेशन तो आप देते ही हो, लेकिन ये उसका बेस्ट आंसर था। 27 question, the main difference between letter report and memo report is C part, the former is sent outside the organization. former का मतलब पता क्या है? जिसका आपका पहले जिक्र आ चुका हो, और लेटर होती है जिसका बाद में जिक्र आया हो। तो फॉर्मर कौन सी वाली है? लेटर रिपोर्ट को पहले जिक्र आया है, मेमोरेंडम बाद में आया है। तो फॉर्मर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड भेजी जाती है। बाकी जो लिखा है, द फॉर्मर शुड नॉट एक्सीड 3 A4 पेजेस, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। द लेटर बाद वाली शुड नॉट कंटेन इंट्रोडक्शन, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ। जहां जो मर्जी लिखो, अपनी मर्जी है तुम्हारी। और डी है देयर इज नो सच डिफरेंस, ये भी गलत हो गया। तो आपका सी आंसर है कि पहले वाला डॉक्यूमेंट जो है वो आउटसाइड जाता है, एंड द लेटर डॉक्यूमेंट, लेटर मीन बाद में जिसका जिक्र आया है, वो इनर होता है, लेकिन उसने इनर का जिक्र नहीं आपको किया। 28 है द फॉर्मेट ऑफ हेडिंग यूज्ड इन शॉर्ट बिजनेस रिपोर्ट शुड मैंडेटोरीली, मैंडेटोरीली का मतलब है लाजमी तौर पर, बी कंसिस्टेंट एंड हैव पैरेललिज्म। कंसिस्टेंट विद द टॉपिक, पैरेललिज्म का मतलब पता क्या है? अगर तुमने एक हेडिंग जिस भी फॉन्ट साइज में डाली है, जिस तरीके से डाली है, जिस तरह से तुमने इसका स्पेस दी है, बिल्कुल वैसे ही अगली भी देना। और जो सिस्टम तुमने अडॉप्ट किया है पहले वाली में, उसके साथ बाकी भी मैच करती हूँ, इसे पैरेललिज्म कहते हैं। कंसिस्टेंट होता है मैचिंग, गोइंग विद दैट। आगे लिखा है इटैलिसाइज या सिंटैक्स, ये नहीं आएगा। इटैलिक्स तो होते हैं ना जो आप टेढ़ा करके लिख देते हो, और सिंटैक्स कहते हैं ग्रामर को, नहीं आएगा। इन कैपिटल लेटर न्यूट्रलिज्म, ये भी नहीं आएगा। ऑल ऑफ द वर्ब जो है ये भी नहीं आएगा। आपका जवाब है कंसिस्टेंट एंड पैरेललिज्म। अपेंडिक्स ऑफ द रिपोर्ट कंटेन्स व्हाट? सी आंसर, मटेरियल रिलेटेड टू बट नॉट वाइटल टू रिपोर्ट कंटेंट। यानी रिलेटेड तो होता है, लेकिन रिपोर्ट कंटेंट के अंदर नहीं तुम डाल सकते, उसके बीच में नहीं लिख सकते, और जरूरी नाम ही हो तो निकाल भी सकते हो, लेकिन फिर भी तुम सपोर्ट के लिए रखते हो, ठीक है। फिर लिखा है टेक्निकल डिटेल्ड एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट, ये नहीं, रिपोर्ट का एनालिसिस नहीं इस तरह से अपेंडिक्स में रखते आप, ठीक है। या ये हो सकता है कि आपने कोई डिटेल बनाई है, जो आपने ग्राफ चार्ट है वो आप दे सकते हैं। सपोर्टिंग मटेरियल ज्यादातर इसको कहते हैं, इसके अंदर होता है। नेक्स्ट, द नेम एंड कॉन्टेक्ट ऑफ द पर्सन टू हुम रिपोर्ट विल बी सर्कुलेटेड, ये बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पर। उनके नाम तो शुरू में दिए जाते हैं, आगे नन ऑफ द अबव भी गलत हो गया। मिस्टर साजद सज्जाद, सीनियर सेल्स डायरेक्टर, गैलेक्सी टेक्सटाइल मिल्स, his company is planning to launch a new range of ready to wear garments, यानी फौरन पहनने वाले जो होते हैं ना, रेडी टू वेयर, रेडीमेड जिसे कहते हो, मार्केट।
In this regard, negotiation with different suppliers are underway. अंडरवे का मतलब है चल रही है। डिफरेंट सप्लायर के साथ, जो वेंडर्स होते हैं जो आपको सामान मुहैया करते हैं, उनके साथ आपकी निगोशिएशन यानी गुफ्तगू, डिस्कशन, बार्गेनिंग चल रही है। He has been asked by the board of directors to submit a report to work done of the work done to date in this regard. To date mean आज तक जिस पे जितना काम हुआ है। To date का मतलब है आज तक। अभी आज तक जो काम हुआ है उस पे आप रिपोर्ट बना दें। मिस्टर सज्जाद विल बी सबमिटिंग अ प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो शुरू से लेकर अब तक कितनी, इसको अगर कोई कहेगा ना प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट तब भी ठीक है, लेकिन खाली प्रोग्रेस रिपोर्ट इज परफेक्टली फाइन। लेटर एनुअल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल गलत। 31 क्वेश्चन है, डैश रिपोर्ट कौन सी contains the summarized affairs of company activities and financial affairs and corresponds with the fiscal year, जो आपका होता है ना, जिसको आपका, जिसे आप कहते हैं रिलेटेड टू योर, जो ईयर होता है जिसमें आपकी इकोनॉमी सब कुछ चेक की जाती है, उसके साथ रिलेटेड है, तो आप इसे क्या कहते हैं, एनुअल। पीरियोडिक भी नहीं आएगी, एक्सटर्नल भी नहीं आएगी, इसे हम एनुअल रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट भी कह सकते थे, लेकिन उसका बेहतर ज्यादा आपको मिल गया है, जिसे कहते हैं ना एनुअल। एनुअल इज ऑल्सो टाइप ऑफ पीरियोडिक, ये मैंने आपको बताया है। तो आप इसको फिर भी यानी कहोगे कि ये ज्यादा बेहतर है। जो फिस्कल ईयर होता है ना बच्चों, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ मैच करना या टैक्स वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें होती है, वहां ये वर्ड फिस्कल इस्तेमाल शायद आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ेंगे आप इसको डिटेल में। इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज, आपको पहले ही पता है, अ कंडीशन इन विच इंफॉर्मेशन इनफ्लो एक्सीड्स इंडिविजुअल प्रोसेसिंग कैपेसिटी। आपके दिमाग के अंदर इतनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है, आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा आ गया है, इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जाके बाकी लिखा है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग मेन सर्वर ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, गलत। मेकिंग यूज ऑफ पैरिफेरल्स ऑफ लार्ज डेटा कैपेसिटी, वो भी गलत हो गया। एंड स्टोरिंग डेटा बोथ फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपने जो इसका आंसर ये था कि आपकी कैपेसिटी से बढ़कर जो आपका आ गया है, उसे आप कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड की एग्जाम्पल है। जी, इसके बाद है जी 33, viruses, hackers, information leak pose the biggest threat to customers demographic of multinational organization, information stored transmitted electronically, email between CFO, all of the above। हर एक को करता है जी, किसी खास को नहीं करता। वायरसेस क्या होते हैं, दिए ज्यादा प्रोग्राम्स, मैलवेयर्स, जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। जैसे ही वायरस अगर आता है तो वो अपना रिप्रोडक्शन करता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही वायरस जो आपका खुदा न खास्ता ये जो पैनाडेमिक जिससे फैला हुआ वो यही कुछ करता है ना। तो वायरस का काम ही रेप्लिकेट करना। तो एक ऐसा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो अपना रेप्लिका करता रहेगा और आपकी सारी हार्डवेयर को चोक करता है। हैकर, इंफॉर्मेशन लीक, सारा कुछ जो है थ्रेट पोज करते हैं हर एक बंदे पर। An organization meeting via video conference reduces environmental pollution by eliminating the need of physical attendance of participant via air travel। इसका ये जवाब है। अगर आप कहते हैं ना एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, इसका मतलब है कि हम फिजा को खराब नहीं कर देंगे, हम खुद भी अपने आप को खराब नहीं करेंगे कि जाएं ट्रेवल करें। तो जितने जहाज उड़ेंगे उतना ही फ्यूल आएगा फिजा में, और उतने जहाज बनते हैं, उससे रिलेटेड चीजें बनती हैं, सारा कुछ जो है वो कंजम्पशन होती है, तो आपका पोल्यूशन फैलता है, ठीक है। बाकी है गोइंग पेपरलेस फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स, गलत लिखा हुआ है। यूजिंग ग्रीनर मेथड ऑफ कन्वीनिंग अ मीटिंग, ये आप अगर देखना चाहें तो देख लेना, वैसे ये इसका कोई फायदा नहीं आपके लिए। एंड नन ऑफ द अबव। और आखिरी है, वेब ब्लॉग कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज वेबसाइट अबाउट अ सिंगल पर्सन और अ कंपनी। इसको बेस्ट कह सकते हैं क्योंकि इसका लिमिटेड होता है, ये बहुत लिमिटेड होता है। रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट फॉर कैरिंग आउट इंटरनेशनल ट्रेड, वेब ब्लॉग नहीं है। मेथड फॉर सेफ शेयरिंग, ये भी नहीं है वेब ब्लॉग। और पोर्टल सपोर्टिंग ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं है। अब पोर्टल दे देना जिसपे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ये भी नहीं है। वेब ब्लॉग जो है वो एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट का शॉर्टर वर्जन है, ऑनलाइन जर्नल भी से कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने
बस ये काम सब खत्म हो गया। अब मुझे देखती हूँ अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो। ओके, वेरी गुड। उजाला कह रही है मेरे 33 आउट ऑफ 35 आए हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है। हादी, थैंक यू वेरी मच सबका, आपका भी, कि आप भी, आई ऑनर स्टूडेंट्स टाइम एज वेल, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप दुनिया में कितने लोगों से, करोड़ों लोगों से आप अच्छे हैं, कि जो सड़क पे फजूल नहीं फिर रहे, पतंगे नहीं उड़ा रहे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, फेसबुक पे अननेसेसरीली नहीं बैठे हुए, आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हो। तो आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। तो अब आप सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सी दुआएं, ना सिर्फ कमिंग एग्जाम के लिए बल्कि आपकी लाइफ के लिए। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप बेहतरीन इंसान बने, दूसरों के लिए उनकी गुड बुक्स में रहें। दो इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, मुझे पता है इस बात का, क्योंकि आप हर एक को खुश भी नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे, कोशिश करें, हमसे कुछ अच्छा काम हो जाए, हम कुछ कंट्रीब्यूट अच्छा कर सके दुनिया के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और अपना एनालिसिस करते रहा करें, कहीं कोई चीज हमारी किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करे, हमारा कोई तरीका, हमारा मेथड, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि जितनी, अब मैं समझती हूँ कि जब आप जैसे सोचती हैं कि एक कल ही की तो बात है कि मैं, आप समझते होंगे मैं स्कूल में था, ये स्कूल में थी, फिर आप बड़े हो गए, बिल्कुल ऐसे ही वक्त बहुत तेजी से गुजरता जाता है। और आज तक तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल हर वक्त लगता है कि अब संडे आ गया या फ्राइडे, जो भी आपके जहन में होता है, फिर आज वही दिन आ गया। इट सीम्स लाइक थिंग्स आर मूविंग। और जो आपका ग्लास है ना, उसका जो कहते हैं ना, पहले रेत से गिरती थी और वो जो आपकी वॉच होती थी, तो अब वो सारी जो है ऐसे ही बहुत ही तेजी से सब कुछ गुजर रहा है। तो आप सब कुछ रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। बहुत अच्छा, अच्छे से रहिए, अच्छे बनिए, कोशिश करते रहिए। और हमेशा याद रखिए कि जो भी टारगेट अचीव करना होता है उसके साथ एक बैकअप प्लान रखा करो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत सारे लोग जो स्टार्ट करते हैं, क्या सारे डॉक्टर बन जाते हैं, क्या सारे इंजीनियर बन जाते हैं? नहीं ना। तो उनके पास एक बैकअप होता है कि नहीं, अगर बने, सारे आर्मी में नहीं चले जाते। अल्लाह ताला ने खुद से ही सेग्रीगेशन की हुई है, और ये अल्लाह का एक अपना फॉर्मूला है। ही नोज दैट कि क्या किया है, क्यों किया है। ठीक है, और वी शुड हैव अ डीप फेथ इन अल्लाह कि वो जो भी हमारे लिए करता है अच्छा करता है। थोड़ी देर के लिए टेंशन और प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप उसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझ के अगर कबूल कर लें तो यू कैन फाइंड मेनी वेज। अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते निकाल देता है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए, मेरी बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। और जब भी मैं भी आपको याद आऊं, आप जरूर दुआ मेरे लिए भी कीजिए। चलें जी, अब इंशाल्लाह आपका एग्जाम इंशाल्लाह अच्छा होगा। कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। और सारी जो टीम मैनेजमेंट की है उनकी भी बहुत थैंक यू जी, अगर वो मुझे सुन रहे हैं। दे बीन वेरी नाइस थ्रू आउट द सेशन एंड दे हैव डन अ लॉट, लाइक बहुत एफर्ट की उन्होंने, इवन संडेज की क्लासेस के लिए भी। ओके जी, अल्लाह थैंक यू वेरी हाफिज़, मच खुदा एवरीवन, अल्लाह हाफिज।